अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तहरीरी जवाब का इंतजार किए बगैर ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से PTI के मुतालबात का जवाब तैयार करने वाली ज़ैली कमेटी ने अपने दूसरे इजलास के बाद कहा था कि अब तक जुडिशल कमीशन के बनने या ना बनने का कोई फैसला नहीं हुआ। PTI का दिया गया टाइम 28 जनवरी को ख़त्म हो रहा है और 28 जनवरी को ही PTI को हुकूमत का तहरीरी जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने हुकूमत से मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। बड़ा दो टोक कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मज़ीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। PTI मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद इस बात पर बज़िद थी कि हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाए तो वो मुज़ाकरात के लिए चौथी मीटिंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। PTI ने हुकूमत को तीसरी मीटिंग में 7 दिन का टाइम दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने PTI को तहरीरी जवाब देना था और हुकूमत इस हवाले से अपने इत्तेहादियों से मुशावरत अभी तक कर रही थी। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत को PTI ने तहरीरी मुतालबात दिए, हुकूमत भी मुशावरत के बाद उनको तहरीरी जवाब ही देगी जिस पर फिर बैठ कर बात होगी। जिस तरह से उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड हमारे हवाले किया, हमारा जवाब जो है वो लें, आए हमारे पास मीटिंग स्पीकर साहब गालबन बुला रहे हैं तो वहाँ पे वो हमारा जवाब पढ़ के उसके बाद हमारे साथ बहस करें, मुबासा करें, अपनी बात को जो है वो कि हमें कायल करें और अगर हमारी बात उनको पसंद ना आए तो भले फिर ठीक है, अगर वो ना मिलना चाहें तो उनकी मर्जी है। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं। पहली मुलाकात 23 दिसंबर 2024 को हुई थी, जबकि दूसरी मुलाकात 2 जनवरी और फिर तीसरी मुलाकात 16 जनवरी को हुई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को अपना चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी तौर पर पेश किया। 3 रोज पहले लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए के रहनुमा हामिद खान एडवोकेट ने मुज़ाकरात के हवाले से इशारतन कहा था कि 2 दिन में सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये बात बड़ी वाज़ेह है डे 1 से कि ये सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ दिखाने को एक दिखावा है कि देखिए हम अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सियासी हल ढूंढने की, जबकि उनकी अपनी एग्जिस्टेंस लेजिटिमेसी नहीं है। लिहाजा ये सारा कुछ वो जो कर रहे हैं ये सब दिखावे की बात है, ढकोसला है मेरे नजदीक। अच्छा, तो नहीं तो खान साहब इसमें फिर ये कि टाइम का ज़िया अगर है तो आप बिल्कुल क्लियर कट कह दें कि हमने बात ही नहीं करनी। देखिए ये बात अनकरीब आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए PTI मुज़ाकरात नहीं कर रही, ये सियासी तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट नहीं हो रहा, आके मुज़ाकरात करे। तो PTI ने मुज़ाकरात करके देख ली। हामिद खान ने गुफ्तगू में हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी 2 रोज पहले कह चुके हैं कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के लिए शुरू किए थे और अब उनका राब्ता हो चुका है। जबकि PTI का कहना है कि आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौर की मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत हुई थी, सियासी बातचीत नहीं हुई थी। PTI सिर्फ फ्रंट डोर से मुज़ाकरात कर रही है। 2 रोज पहले लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि अगर हुकूमत उनके 2 मुतालबात में से एक भी मान ले तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। जबकि आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से उनका कहना था कि जो बातचीत हुई है उसकी तफसीलात वो नहीं बता सकते। जब ये इत्तला आई कि बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई और जो मुलाकात हुई यकीनी तौर पे उसमें क्या गुफ्तगू हुई ये मुझे नहीं मालूम या मैं बता नहीं सकूंगा, लेकिन जो भी गुफ्तगू हुई उसकी वजह से जो PMLN है और उनके जो रैंक एंड फाइल है उसमें बहुत परेशानी हुई और इतनी परेशानी हुई कि वो तकरीबन कंफ्यूजन का शिकार हो गए, जमीन पे गिर गए। मेरी नजर में अगर ये एक कंडीशन मान जाते हैं फिलहाल के लिए तो हो सकता है कि मुज़ाकरात मजीद आगे
बढ़ सकें। आपको बताते चले कि पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड में हुकूमत से मुतालबा किया था कि 2 अदालती कमीशन बनाए जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात की जाए, जबकि बानी पीटीआई की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी की भी तहकीकात की जाए और गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात की वीडियोस का जायजा लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था कि तमाम गिरफ्तारियों का कानूनी हैसियत और इंसानी हुकूक के हवाले से जायजा लिया जाए, जबकि एक ही फर्द के खिलाफ मुतादिद FIRs के इंदराज का भी जायजा लिया जाए। चार्टर ऑफ डिमांड में कहा गया था कि सेंसरशिप, रिपोर्टिंग पर पाबंदियों और सहाफियों को हिरासा किए जाने के वाकयात की तहकीकात की जाए। कमीशन इंटरनेट की बंदिश और उससे होने वाले नुकसानात के जिम्मेदारान का तयन भी करे। अब वक्त से पहले ही पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान क्यों किया? क्या पीटीआई के कुछ बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं या पीटीआई को किसी जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है जो उन्होंने अचानक अपनी ही दी गई मुद्दत से पहले मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान किया? तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर नायब सदर इंजीनियर खुरम दस्तगीर, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे सीनियर तजज़ियाकार आमिर ज़िया, हसन अयूब और हामिद खान साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू से ही कि ये मुज़ाकरात जो हैं किसी कोई फ्रूटफुल साबित नहीं होंगे और मामला डेड एंड जिस तरह अब एंड हो गया? पीटीआई ने कहा है जी बात खत्म, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन आप नहीं बनाएंगे तो मुज़ाकरात खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। माजी तो यही सबक देता था कि तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हालिया सालों में तो उनका पहले से भी ज्यादा जो सोच है और इंस्टिंक्ट है, वो जबिल्लत जिसको कहते हैं उर्दू में, वो अब इंतशारी हो चुकी है, वो फसादी हो चुकी है। अगर से 10 साल पहले अगर आपको याद हो, इन्हीं दिनों में हमने मुज़ाकरात किए थे और 3 महीने मुज़ाकरात चले थे। इसके नतीजे फिर एक TOR बने थे, एक कमीशन बना था। लेकिन तहरीक इंसाफ को गालिबन ये अंदाजा हो गया है कि जब भी वो जिसे कहते हैं कि संजीदा सियासत करते हैं पार्लियामान की, मुज़ाकरात की, तो फिर उनकी जो सियासत की असल सूरत हाल है वो खुलकर सामने आ जाती है और ये सबको मालूम हो जाता है कि इस जमात को जितनी भी सियासी हमायत हासिल हो, लेकिन ये हाकमियत के काबिल नहीं है। और ये हमेशा तो इंस्टिंक्ट इनका यही होता है कि ये वापस दोबारा उस इंतशार की तरफ जाए। तो वही जब अगरचे 2015 के जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब भी हुए, लेकिन फिर उसके कोई 1.5 साल बाद दोबारा ये हमलावर हुए इस्लामाबाद के ऊपर अक्टूबर 2016 में। और अब तो चूंकि 9 मई के बाद से तो बात सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार का रास्ता इंतशार में तलाश करती है। तो लेकिन हमारा देखिए, ये मुज़ाकरात कामयाब शायद इसलिए भी कम चांस था कि हुकूमत का जो नुक्ता नजर था और है वो बड़ा वसी था कि हमने मुज़ाकरात जो हैं वो कोई चीज लेने के लिए हासिल नहीं करने, हमने ये मुज़ाकरात मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए ये करने हैं, ताकि ये जो बड़ी मुश्किल से एक मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है इसको कंसोलिडेट किया जा सके, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके और हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही तंग नजर सोच थी जिसे वो लेकर मुज़ाकरात में आए थे कि पहले तो उन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन की रिहाई चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि हमें कमीशन चाहिए और असीरान की रिहाई के पीछे बानी चेयरमैन की रिहाई भी थी। तो लिहाजा वो एक बहुत ही महदूद और तंग सोच लेकर आए थे और हुकूमत का जो नजरिया था और जिस तरह उस नजरिए के मुताबिक जो हुकूमती टीम थी वो भी बहुत वसी थी। ठीक है खुरम साहब, बिल्कुल सारी जो बातों के लोग थे, लेकिन मुतालबात तो सादा से थे। जुडिशल कमीशन होने चाहिए, चाहे वो 9 मई था चाहे वो 26 नवंबर वाला मामला था। अगर ये कमीशन बन जाता तो उसमें क्या कबाहत थी? बात आगे की तरफ ही बढ़नी थी। मतलब कमीशन ना बनाने की या इनकार की वजह समझ में नहीं आती। जी, 9 मई पे तो कमीशन नहीं बनेगा क्योंकि 9 मई कोई सियासी वाकया नहीं था, वो रियासत के ऊपर एक मुतशद्दद हमला था। इट वॉज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। तो लिहाजा वो उसका तो जुर्म की तफ्तीश हो सकती है, कमीशन नहीं बन सकता। तफ्तीश और होनी चाहिए उसके जो और हो भी रही है मुख्तलिफ इदारों में कि उसके महरकात क्या थे और उसके सहूलतकार कौन थे और असास कौन थे। 26 नवंबर पर भी अभी भी हुकूमत के पास कुछ स्पेस है कि वो इस पर कमीशन बना दें और अदालत या जो भी जिस भी तरह का मामला हो। 10 साल पहले भी जो जिस किस्म के कमीशन का ने मुतालबा किया था आदिल साहब, इसके लिए फिर हमें कानून में तरमीम करनी पड़ी थी।
अगर आपके नाजरीन को मैं याद कराऊं। तो लिहाजा ये भी सोच है, और कम से कम मेरे जैसे जो पार्टी के रुकन है उनकी सोच है कि रियासत कोई खिलौना नहीं है जो हमें इस अनोखे लाडले को खेलने के लिए देना है। उनका एक मुतालबा जरूर है जिसके ऊपर संजीदगी से गौर होना चाहिए, मतलब किया भी है और आइंदा भी करेंगे। देखिए, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और हम दोबारा बात करने के लिए तैयार हैं। और ये बात भी तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि जी अगर आपने ये दिया तो ठीक है, वरना हम मुज़ाकरात के ऊपर गोली चला देंगे और खत्म कर देंगे सारा कुछ। ऐसा नहीं होता। पिछली दफा भी 3 महीने लगे थे, अभी तो यहाँ बमुश्किल जो है वो 3 हफ्ते होने को आए हैं। तो ज्यादा उनको भी कुछ मतानत का और ठहराव का मुजाहरा करना चाहिए और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जितने हफ्ते से अब मुल्क में सड़कों पर अमन है अल्हम्दुलिल्लाह और कोई हमला नहीं हो रहा, मुल्क की मईशत से अच्छी खबरें आ रही हैं, कंसोलिडेशन की खबरें आ रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने की खबरें आ रही हैं, ओवरऑल एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड उसमें इस दफा सरप्लस आया है डेफिसिट की बजाय। और बहुत सारे ऐसे मामला हुए हैं जिनसे हमें इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत है उसमें बेहतरी आ रही है। और पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा वाजे एक सिग्नल आ रहा है कि अब जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें अगरचे बहुत ज्यादा हैं, ऊंची हैं, लेकिन अब उनमें जो बढ़ना था, उनका जो हर रोज जो कहते थे ये बढ़ गया, वो बढ़ना जो है वो खत्म हो चुका है। तो लिहाजा वो सब जो कंसोलिडेशन है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। और हम पार्लियामान में चूंकि ये लोग मौजूद हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं कि वो बात करना चाहें। पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए जब भी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहेगी, हम 24 घंटे उसके लिए तैयार। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे सियासी कैदी हैं जिन पर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन उनकी तादाद भी सैकड़ों में, वो जेलों में है अभी तक, ऐसे असीरान को तो रिहा कर देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। खैर, ये सब हुकूमत के अंदर इस मौजू पर बहुत एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें आइंदा चंद दिनों में, और शायद मुज़ाकरात ना हो या ना हो, लेकिन ये जो असीरान हैं इनको अब बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, ये वैसे बड़ी अहम खबर आप दे रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि इस पर बात हो रही है कि असीरान को रिहा कर दिया जाएगा, मुज़ाकरात चाहे दोबारा रिज्यूम। इसका एक कहते हैं ना फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि जो 9 मई के मंसूबा साज, कारसाज और सहूलतकार थे, उन्हें सख्त तरीन सजाएं भी दी जाए और बाकियों को जो है वो बिल्कुल बाकियों को जो है वो रिहा कर दिया जाए। ये जिनके ऊपर सबूत और शवाहिद नहीं है, इसके ऊपर बड़ा संजीदा काम हो रहा है और सीरियस काम हो रहा है कि बल्कि तमाम सूबों में काम हो रहा है कि जहां जिनका कोई सबूत और वाज़ेह शवाहिद नहीं है उनको जो है वो रिहा कर दिया। आखिर में खुर्रम दस्तगीर साहब, पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम इजलास हो रहा है। पीपल्स पार्टी नाराज है और शदीद नाराज है आपकी गवर्नमेंट से, और शायद वो गवर्नमेंट की सपोर्ट विड्रॉ करने का फैसला भी कर सकते हैं अगर उनकी नाराजगी दूर ना हुई तो। पीपल्स पार्टी हमारे बहुत ही एक बेशकीमत एलाय हैं। उन्होंने आज से 10 साल 11 साल पहले भी जब यही इंतशारी टोला जत्था बन के हमलावर हुआ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की जमहूरियत को सपोर्ट किया था। और पीपल्स पार्टी जो है वो उनका एक रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा कि वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें, वो पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को और आइन को जारी रखना चाहते हैं। तो जो भी उनकी नाराजियां हैं वो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। अब अगला बजट भी करीब आ रहा है। अगर इस बजट में कोई इसमें कमी रह गई है या कोई और इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हुए, तो बड़ा अच्छा मौका है कि अब जो जून 2025 में बजट आना है उसके अंदर इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने की बहुत एक जगह मौजूद है। और आपको मालूम भी है कि वज़ीर आज़म ने जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दी है। तो वो आइंदा जो हफ्ते और महीने आ रहे हैं उनमें इनसे करीबी और मुस्तकिल गुफ्तगू करके इस नाराजगी को दूर करेंगे। तो और सबसे बड़ी आई थिंक इसमें जो अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके सदर इस्लामाबाद में मौजूद है। तो जो भी उनकी नाराजगी है और इश्यूज हैं
उन्हें सदर हाउस में भी बैठकर दूर किया जा सकता है और पार्लियामान में भी बैठकर दूर किया जाएगा इंशाअल्लाह। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 मारूफ सहाफ़ी हसन अयूब और आमिर ज़िया हमें ज्वाइन करेंगे। उनका तज़किया लेंगे कि क्या ये मुज़ाकरात जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं दोबारा से रिज्यूम होने के चांसेस हैं या नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले खुर्रम दस्तगीर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ ने यकतरफा तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या दोबारा से ये डायलॉग का एक प्रोसेस जो बड़ी मुश्किल से और पहली दफ़ा शुरू हुआ था तहरीक इंसाफ और उनकी मुखालिफ जमातों के दरमियान, वो दोबारा से रिज्यूम हो पाता है या नहीं। आमिर ज़िया साहब और हसन अयूब खान साहब, पाकिस्तान के 2 मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, क्या ये पहले दिन से वाज़ेह था कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये इसी तरह डेड एंड में जाके और ख़त्म हो जाएंगे, कोई उनका नतीजा नहीं निकलेगा, या आप समझते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से और शायद दोबारा से रिज्यूम हो जाए और कोई ना कोई नतीजा इनका निकल आए? मैं ये नहीं समझता कि मुज़ाकरात जो है मुस्तकिल बुनियादों पे पट्टी से उतर गए। ये जो आपका सवाल है बड़ा अहम है कि शुरू में जब शुरुआत हुई थी मुज़ाकरात की तो अंदेशे तो थे, लेकिन बहुत सारे तज्जियाकार हम समेत ही समझ रहे थे कि क्योंकि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, यकीनन दोनों तरफ से पहले बहुत कुछ हो चुका होगा, कहीं ना कहीं कोई इशारा होगा, कोई ना कोई मतलब ऐसी राज सोची होगी इन्होंने कि जी मुल्क के मफाद के अंदर सियासी इद्दत में कमी लाना जरूरी है। अब जबकि मुज़ाकरात जो है इमरान खान साहब ने कहा कि जी मजीद हम नहीं करेंगे, तो अब देखना ये कि हुकूमत क्या उसका जवाब देती है। हुकूमत इस बात का तमस्कुर उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, जुमलेबाजी करती है, या कोशिश करती है कि जी हालात जो है वो दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो सके, तो उनकी मैसेजिंग बहुत अहम होगी। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये भी इससे पहले यानी कि रन अप टू द जो मुज़ाकरात हुए थे, 3rd राउंड हुआ था, आपको याद है कि एक मुस्बत किस्म का एलामिया आया था, उसके चंद घंटे के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से हुई थी जिसमें वाजे किया गया था कि जिनके जो मुतालबात हैं ये मतलब बहुत ही ऐसे हैं कि जिन पे अमल नहीं किया जा सकता, उनके एक तरह से तनकीद हुई थी। तो अगर आपको 7 दिन इंतजार ही करना था, 7 वर्किंग डेज, तो उसको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत की हर हालत में ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जहां अपोजिशन के पास ज्यादा लीवे होता है तनकीद करने का और छलांगे मारने का, हुकूमत जो एक बहुत टाइट बैंड में जो है वो अपना काम कर रही होती है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत की तरफ से आप अमल कुछ भी करें, लेकिन आपके जो अल्फाज का चुनाव हो, आपके वजीरों का, आपके सीनियर रहनुमाओं का, वो बहुत देखभाल के होना चाहिए, ताकि आप, क्योंकि मुल्क के इंटरेस्ट में है ना, और अगर हुकूमत मुल्क के इंटरेस्ट की नुमाइंदगी कर रही है, उसको चाहिए था कि जनाब इस बात को यकीनी बनाए कि मुज़ाकरात हो। लेकिन जब आप इशारे ये दे रहे हो कि आपके मुतालबात जो है वो मतलब अगर लफ्ज इस्तेमाल करने से जो जिस निकलती के बड़ा अहमकाना है और नाकाबिल अमल है, ना इन पे कमीशन बन सकता है, ना कुछ हो सकता है, और उसके बाद फिर एक और सिग्नल दिया जा रहा हो जब आप लोगों ने एक और मीटिंग कर ली कि नहीं जी अब हम रिव्यू करेंगे, फला करेंगे, तो हुकूमत की तरफ से भी मुतजाद इशारे मिले। और हमें पता है कि पीटीआई जो है वो एक जारहाना उसका तर्ज सियासत है, और उसको किसी न किसी किस्म की लाइफ लाइन की जरूरत थी जहां पर हुकूमत दे सकती थी अच्छी बात करके, बेशक वो गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात अगर करे उससे भी चीजें आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ना ना गुड़ दिया गया, ना आदिल साहब गुड़ जैसी बात की गई, तो फिर जाहिर है कि वी आर बैक टू द स्क्वायर वन। हमें तो ये करनी चाहिए कि हुकूमत को ऐसा अमल करे कि मुज़ाकरात जो है दोबारा बहाल हो और गुफ्तगू हो। मैं आमिर ज़िया साहब आपकी इस बात से आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त की होती है। लेकिन हसन अयूब खान, मुझे ये बताइएगा कि जब तहरीरी तौर पर पीटीआई ने दे दिए अपने मुतालबात और अभी तक तहरीरी तौर पर उनका जवाब नहीं मिला उनको, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने, जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि इशारे उन्हें ये मिले कि शायद जुडिशल कमीशन नहीं बना, लेकिन तहरीरी तौर पर अगर गवर्नमेंट बता देती तो शायद पीटीआई सियासी तौर पर बेहतर पोजीशन में होती ये कहने के लिए कि आपने मुतालबात नहीं माने तो हम पीछे हट गए। क्या वजह आपके ख्याल में बनी कि उन्होंने तहरीरी जवाब से पहले ही अपना ये फैसला सादिर कर दिया? देखिए, बहुत शुक्रिया आदिल शागिद साहब। बात यह है कि मुज़ाकरात कभी भी हिस्त में नहीं होते हैं। अब मुज़ाकरात तहम्मुल के साथ होते हैं, मुज़ाकरात में आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, मुज़ाकरात में आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है, आपको अपनी जो पोजीशन आपने ली होती है उसमें से बहुत सी कंडीशंस को और अपनी जो डिमांड्स हैं उनको सरेंडर करना होता है। कुछ लो और कुछ दो होता है।
ये मुज़ाकरात जो थे ये तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के ऊपर ही शुरू हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई। अब इसका बुनियादी एजेंडा, जो मकसद जो मेरे ज़राए बताते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरीके से जो वक्त है वो पास किया जाए और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप अपना जो ओहदा है वो संभाल लें। और यही इतलात थी कि उनकी ओहदा संभालने के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार करेगी। ये बातें मैंने 15-20 दिन पहले भी की थी और आज उस बात को जो है वो अमली तौर पर साबित हो गया कि इमरान खान साहब की जानिब से भी मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब इनका जो प्लान, बेसिकली ये प्लान ए था मुज़ाकरात, और उसका बुनियादी मकसद जो है वो प्लान बी को एग्जीक्यूट करना था। प्लान ए जो था वो आई वॉच था, जो मुज़ाकरात समझ आ रहे हैं। जो प्लान बी उनका है वो ये है कि वो अब सोशल मीडिया के हवाले से और इंसानी हकूक के ऊपर जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाएगा। इसके साथ साथ जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनको खतूत लिखे जाएंगे, उनको लेटर्स लिखे जाएंगे, उनको ईमेल्स की जाएंगी। इसके अलावा यानी जो AI का कंटेंट है इमरान खान साहब का वो नशर किया जाएगा और एक साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको भी लॉन्च कर दिया जाएगा कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अब देखिए कि कल कुछ जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती, उन्होंने भी अमरीकी जो है वो पार्लियामेंटेरियन के सामने जो है वो शिकायत लगाई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या वो हासिल कर पाएंगे, क्या दुनिया पाकिस्तान को कटारे में खड़ा करेगी कि देखिए ना इंसानी हकूक की जितनी खिलाफ वर्जियां फलस्तीन में हुई हैं उनसे मुतल्लिक तो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोहब्बत पाकिस्तानी और मुसलमान है इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से और सिर्फ लफाजी की हद तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया जाता है और बार बार दोहराया जाता है। कोई एविडेंस इनके पास है नहीं, लेकिन हाँ इससे क्या हासिल होगा, इससे पाकिस्तान की बदनामी इनको हासिल जरूर होगी। अमली तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी, लेकिन वही बात है कि अपने पेट से खुद ही पर्दा उठा रहे हैं और वो भी बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो हकीकत के बरक्स होगा। अभी इसी वजह से जो इन्होंने कंटेंट लेकर आना है, इसी वजह से हुकूमत ने भी ये जो पीका जो ऑर्डिनेंस है पीका एक्ट में तरमीम ले आई है। अब वजह क्या है कि जनाब जो अब खिलाफ वर्जी करेगा उसको गिरफ्त में लाया जाएगा और जब ज्यादा वक्त नहीं है, अब ये जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है ये भी फौरी तौर पर जो है इसको नाफ्जुल अमल कर दिया जाएगा। इसके 5 दफातर खोले जाएंगे, इसका मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा और इसमें जो इस कमीशन की जो पीका रेगुलेटरी अथॉरिटी कमेटी होगी इसके 9 अरकान पर ये मुश्तमिल होगी और इसके अंदर जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन PTA, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सारे इसमें शामिल होंगे। लेकिन जी ठीक है, लेकिन अगर तो प्रोपेगेंडा और फॉल्स प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के लिए रेगुलेटरी कमेटी और अथॉरिटी इस्तेमाल होती है तो बिल्कुल हम सब भी साथ देंगे, लेकिन अगर इज़ादी इज़हार राय पर कर्ब्स लगाने के लिए और उसे दबाने के लिए आमिर साहब अगर इस तरह के इकदामात इस्तेमाल हुए तो जाहिर बात है फिर उसके खिलाफ आवाज़ें भी उठेंगी। जो हसन बात कर रहे हैं आमिर साहब, अगर PTI की स्ट्रैटेजी यही रही जो कि 2-3 माह पहले तक थी, अब थोड़ा से मामलात उनके काम डाउन हुए हैं, लेकिन दोबारा से अगर उसी तरह सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स और मतलब फेक न्यूज़ फैलाना और उस तरफ चले गए तो उससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए पार्टी को कहते हैं ना फायदे नुकसान से कतई नजर। बात ही कि अगर हुकूमत को इल्म है कि जी PTI हिकमत अमली अपनाएगी तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि हुकूमत जो है उनके काम को आसान बना रही है। इस तरह का मुतनाज़ा इन्होंने पीका के कवानीन के अंदर जो है तब्दीलियां की हैं और ये मतलब 2016 से भी ज्यादा उसको हॉल्ट बना दिया। उसका भी तमगा या सेरा जो है नून लीग को जाता है और इसका भी सेरा उन्हीं को जाता है कि जनाब आपने जाहिर है कि आप फेक न्यूज के नाम पे आजादी इजहार पे कदगन। फिर एक सवाल और पैदा होता है, आदिल साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप 21वीं सदी की शख्सियत हैं कि 1960 के जहन में है ये लोग, ये समझते हैं कि पाबंदियां लगाकर और हम सोशल मीडिया को कर्व करके हम इसको काबू कर लेंगे। इन्हें दुनिया बदल चुकी है, 21वीं सदी है, ये डिस्ट्रप्शन का दौर है, AI का दौर है। आप पूरा जोर लगा लें हुकूमत पाकिस्तान, आप नहीं रोक सकते। फेक न्यूज से मुकाबले का तरीका ये होता है कि जो आपकी रियासत के अंदरूनी तजादात हो आप उनको दूर करें ताकि जो लोग कुछ उसको कहते हैं ऑक्सीजन मिलती है झूठ को वो ना मिले और पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो आपके साथ खड़ी हो। अब जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है, मैं ये दावे के बेशक वो शदीद मेमन कहते रहे कि मुजाहिरा किसी ने नहीं किया, लेकिन जब पढ़ा लिखा पाकिस्तान आपसे नाराज है, डायस्पोरा आपसे नाराज है,
सहाफी जो है कौमी असम्बली का बॉयकॉट कर रहे हैं कि उसके ऊपर, तो फिर इसका मतलब है कोई फंडामेंटली कोई बड़ी गलत चीज कर रहे हैं आप लोग। बजाय इसके कि आप पाबंदियां लगाएं, आप उन मसाइल को दूर करें कि जिनकी वजह से आप पे तनकीद होती है। ये समझते हैं कि जी अच्छा, फिर आप ये देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पर EU के साथ आपने मुआहिदे कुछ किए हुए हैं। अमेरिका में आप देख रहे हैं कि ट्रंप का जो है, ट्रंप AI से बड़ा डिस्ट्रप्टेड साबित हो रहे हैं, वो चीजों को बदल रहे हैं। अपने मुल्क में उन्होंने सेंसरशिप का खात्मा कर दिया। उनका जो एक बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट है इलॉन मस्क, वो एक्स को ओन करता है, जिसपे आपने पाबंदी लगाई हुई है। तो आप वो तमाम काम कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, बजाय इसके कि आप खुलापन लेकर आए, आप जमहूरियत लेकर आए, आप इंसानी हकूक लेकर आए। और कौन कहते कि इंसानी हकूक की पामाली नहीं हो रही है? ठीक है, हम इजराइल की मिसाल नहीं देते मैं बतौर सहाफी, लेकिन हम अपने मुल्क में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि इजराइल ने उससे बड़ी की है तो मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ना करूं। मैं तो करूंगा। अगर यहाँ पे मिसिंग पर्सन होंगे तो मैं बात करूंगा। अगर सहाफियों को उठाया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, वो सियासी कारकुनों को आप मारपीट करेंगे, घरों पे छापा डालेंगे, तो घरों को तोड़ फोड़ देंगे, तो हम क्यों नहीं लोग आवाज उठाएंगे? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है, किसी और सियासी जमात के साथ तब भी कहेंगे ये बात, तब भी कहेंगे। साहब हसन अयूब खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब अदालत की जानिब से इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में 14 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बानी PTI और उनकी जमात इसको सियासी केस करार दे रही है और लंदन में मलिक रियाज की फ्रीज की गई रकम की पाकिस्तान मुंतकिली को कानूनी करार दे रही है। लेकिन PTI के दावों के बरक्स अल-कादिर ट्रस्ट और पाकिस्तान लाए गए पैसों पर संगीन नोयत के सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान डेली के एडिटर हमजा अजहर सलाम ने जब बरतानवी क्राइम एजेंसी NCA को ईमेल की तो NCA ने उसके जवाब में कहा कि the agreement stated that the money to be returned to the state of Pakistan, यानी जो पैसे रिटर्न होने हैं वो रियासत पाकिस्तान को रिटर्न होने हैं। जबकि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसले में वाज़े लिखा कि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो शहजाद अकबर ने साइन की, इसमें जो अकाउंट नंबर दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का था जो मलिक रियाज के जुर्माने के लिए खोला गया था। जबकि शहजाद अकबर का मौक़िफ़ है कि डीड में ऐसे किसी अकाउंट का जिक्र नहीं। उन्होंने फ़खर दुरानी की पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई अकाउंट नंबर का जिक्र डीड में है तो वो सामने लाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट नंबर का जिक्र नहीं तो NCA ने मलिक रियाज के जो फ्रीज किए गए अकाउंट्स की रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे भेजी? एक तरफ तो PTI इस बात से इनकार कर रही है कि उन्होंने डीड में कोई अकाउंट नंबर दिया, दूसरी जानिब PTI के ही मरकजी रहनुमा हामिद खान ने 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि ये कोर्ट के अकाउंट से दोबारा ये पैसे मुल्क की खजाने में जमा करा दें तो बिल्कुल हुकूमत कर सकती है। मैं समझता हूँ फैसला बिल्कुल गलत है। इसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें किसी ने कोई नाजायज जाती फायदा नहीं उठाया। इमरान खान ये पैसे जो थे 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए हैं। अगर किसी को इस बात पर एतराज है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों चले गए और ये जो है ये स्टेट ट्रेजरी में आने चाहिए थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई करके इनको वहां पर ट्रांसफर करवा लेते। इसमें इमरान खान साहब का क्या कसूर है? दूसरी जानिब फखर दुरानी की खबर के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत ने NCA डील में न सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून को सहूलत फराम की बल्कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालकर उन्हें बैरून मुल्क सफर के लिए आजादी में मदद भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मलिक रियाज का नाम ECL में डालने का हुक्म दिया था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें मार्च 2019 से मार्च 2022 के दरमियान कम से कम 20 बार बाहर जाने की इजाजत दी। दिलचस्प बात यह है कि मलिक रियाज का नाम ECL पर होने के बावजूद मुशीर बराए एहतिसाब उस वक्त के शहजाद अकबर के दौर में कम से कम 6 मरतबा मुल्क से बाहर सफर की उन्हें इजाजत दी गई। शहजाद अकबर की ट्रैवल हिस्ट्री से मालूम होता है कि उन्होंने अगस्त 2018 से दिसंबर 2019 के दरमियान 10 बार बरतानिया का दौरा किया। ये वो दौर था जब NCA मलिक रियाज के असासों और माली मामलात की छानबीन कर रहा था। शहजाद अकबर और मलिक रियाज कई मौके पर एक, जबकि इस हवाले से शहजाद अकबर का मौक़िफ़ है कि किसी भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या मुशीर के रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के मुताबिक सरकारी सफर का पता कैबिनेट डिवीजन के रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। कैबिनेट डिवीजन का रिकॉर्ड मुझे रेफरेंस पे नजर नहीं आता। IBMS के मुताबिक सफरी तारीख सिर्फ एक शख्स के सफर को जाहिर करती है। हुकूमत के साथ अपने दौर में मैंने कई मौक़ों पर सरकारी और निजी
दौरों में बैरून मुल्क सफ़र किया, लेकिन आपके सवाल का वाज़ेह जवाब यह है कि मैंने मलिक रियाज के साथ सफ़र नहीं किया। मलिक रियाज का नाम ECL से निकालने के बारे में शहजाद अकबर का कहना है कि ECL के मामलात वजारत दाखिला से जुड़े हैं और इस ज़मीन में हर तरह की इजाज़त वजारत दाखिला या फिर ECL पर काबीना की ज़ैली कमेटी देती है। अगरचे मैं एक मेंबर था, लिहाजा मैंने ऐसी किसी इजाज़त को मंजूर नहीं किया क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं। शहजाद अकबर का यह भी मौक़िफ़ है कि इंक्वायरी के दौरान नैब मेरा मौक़िफ़ लेने में नाकाम रहा। मैं नैब की इंक्वायरी के आगाज़ से ही उसे ख़त लिख रहा हूँ और तमाम खतूत अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर रहा हूँ। नैब की तरफ से किसी मसरूफियत के बगैर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू जो है कॉल नोटिस का सहारा लिया। ये अब तक ज़ेर इल्तिवा है। नैब मेरा मौक़िफ़ ले रहा है और ना वीडियो लिंक के ज़रिए मुझसे पूछगछ करने में दिलचस्पी रखता है, जिससे मालूम होता है कि नैब को हक़ाइक़ जानने में कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि इमरान खान को सज़ा देने में दिलचस्पी है। अभी ये मामला भी हल तलब है। तो दूसरी जानिब मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक ने बैरियर टाउन का दुबई में दुबई साउथ के नाम से एक शहर बनाने का ऐलान किया, जिस पर नैब की जानिब से ये बात सामने आई कि इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएंगे। सरमायाकारी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और ये सवाल जब हमने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के सामने रखा तो उनका कहना था कि इसमें इन्वेस्टमेंट की पाबंदी बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर निकलने का खतरा है। मलिक रियाज साहब की सारी जो स्ट्रेंथ है ना वो इधर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और यहाँ पे उनका जो एक यानी सारा मामला है उनका, तो वो दुबई में तो यहाँ से तो बहुत बड़ी रकम चली जाएगी वहाँ। यहाँ से अगर कोई इस किस्म का मामला ना हुआ तो यहाँ से तो जो है वो जितनी हमें ज़रूरत है और हम इस वक्त जो है वो पूरी कौम, पूरी हुकूमत, अदारे सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है वो पाकिस्तान की इकानमी जो है वो संभल जाए, तो ये तो बड़ा घाव लग जाएगा। क्या NCA ने खुद से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और मारूफ लॉयर जनाब हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। परसों आपने हमारे शो में यह बात की कि अगर ये पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास आने थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो एक दरख्वास्त दे दी जाए हुकूमत की जानिब से और वो पैसे वापस सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के पास चले जाएंगे तो ये मामला उधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन NCA एग्रीमेंट में, NCA के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो ये कह रहे हैं कि मनी टू बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मतलब है रियासत पाकिस्तान यानी कौमी खजाना? देखिए, स्टेट में तो हर चीज आ जाती है, सारे ऑर्गन ऑफ स्टेट भी आ जाते हैं, उसमें जुडिशरी भी आ जाती है। तो स्टेट का मतलब है एक दफा पाकिस्तान में यानी टू द बेसिकली फेडरल जो है उसमें ट्रेजरी में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि उसी से जुडिशरी को भी पैसे मिलने होते हैं, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से तो यही मुराद है कि पाकिस्तान के स्टेट के किसी भी ऑर्गन ऑफ स्टेट के वो पैसे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। सर, ये बताइएगा, अगर ये क्राइम प्रोसीडिंग्स के पैसे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के थे, जो कि NCO ने डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा इसीलिए ये रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, फिर वो मलिक रियाज के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो फिर किससे सवाल किया जाए? उस वक्त क्या शहजाद अकबर साहब ने शायद कोई खत लिखा था उनको NCA को फला अकाउंट में ये पैसे जमा कराए जाए? चलिए, वो तो हो गया, लेकिन शहजाद अकबर का कहना तो फाइनल तो नहीं था ना। अल्टीमेटली फाइनल जहाँ होना था वो तो सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई पैसे गलती से जमा भी हो जाए जो कि बिलोंग करते हो किसी और ऑर्गन ऑफ स्टेट को, तब भी ये दरखास्त दे के सुप्रीम कोर्ट से वो लिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफर कर सकती है। तो मतलब है कि कोई इस किस्म की इन पर पाबंदी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये जो है फेडरल गवर्नमेंट
नहीं अप्लाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से बैक टू द स्टेट ट्रेजरी में वो अमाउंट नहीं, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर लेगी कि हाँ ये पैसे यहाँ इस्तेमाल होने चाहिए कि वहाँ होने चाहिए। मैटर इज कि इसमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि बेसिकली तो पैसे जहाँ से थे वहीं आ गए, उसको किस अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है वो बिल्कुल और बात है। इसमें कोई चोरी का एलिमेंट तो नहीं है ना कोई इसमें वैधानिक का एलिमेंट है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है ये पाकिस्तान में आ गया, और चूंकि ये पाकिस्तान में आ गया है तो अब ये क्वेश्चन डिटरमिन करना कि किस अकाउंट में हो, वो मामला तो जो है वो सेटल हो सकता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट। नहीं, लेकिन आमिर खान साहब, बादी नजर में अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में फायदा पहुंचता है एक शख्स को जिसका नाम है मलिक रियाज, चाहे वो फायदा जिसने भी पहुंचाया, लेकिन अगर ये पैसे जो है उनको एनसीए को अगर ये बताया गया कि ये पैसे आपने हुकूमत पाकिस्तान के फला अकाउंट की बजाय मलिक रियाज के खाते में जो सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खुला है आप उधर डाल दें, तो जिसने भी ये किया उसको सजा तो मिलनी चाहिए। देखिए ये तो फिर क्रिमिनलिटी डिटरमिन होगी उसकी, जिसने वहाँ एग्रीमेंट किया है। अब वो तो मेरे नजदीक अनलेस उसने अपना कोई पर्सनल बेनिफिट ना हो, अगर सिमिलरली यही है कि एग्रीमेंट के तहत ये पैसे पाकिस्तान को जाए हैं ऐसा तक है, और तो उसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं। हाँ, जहाँ शहजाद अकबर पर आ सकती है वो ये है कि क्या इस ट्रांजेक्शन में उसने कोई जाती फायदा उठाया है, कोई उसके अपनी जेब में पैसे गए हैं, क्योंकि एक अफवाह तो बुरी थी कि उसमें कुछ उसने भी जाती मफाद उठाया है या उसने मलिक रियाज ने उसको कुछ पैसे दिए, वो बात क्रिमिनलिटी में आएगी कि आपने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते ऑफिशियल पोजीशन के लिए अपना पर्सनल बेनिफिट उठाए, तब आता है। अगर ये बात नहीं है तो फिर शायद उस पर भी कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ऑफिशियल एक्ट है उसका जिस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन उससे क्रिमिनली उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, इस सूरत में हो सकता है जहाँ वो अपना पर्सनल बेनिफिट शो कर सके, आप कर सके कि इसने इस ट्रांजेक्शन से पर्सनली इतना बेनिफिट उठाया। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला है जिस पर जब से 190 मिलियन पाउंड का केस शुरू हुआ काफ़ी इन डेप्थ हमने इसकी कवरेज की, और जो नाक़िदीन हैं तहरीक इंसाफ के और उस वक्त की हुकूमत के, वो एक सादा सा सवाल पूछते हैं कि बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने 190 मिलियन पाउंड फ्रीज कर दिए थे मलिक रियाज और अली रियाज के, ये जो जितने भी पैसे थे, और उन्होंने ये कहा था, फैसला ये था कि ये मनी लॉन्डर करके आई है और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ये हासिल की गई है, चूंकि ये पाकिस्तान से आई है इसलिए इसे जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को मिलने की बजाय वो पैसे बहरिया टाउन, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, बहरिया टाउन पर अरबों रुपए का जुर्माना लगा था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि ये पैसे जो बरतानिया से आए, फैसला ये किया गया कि वो हुकूमत पाकिस्तान की किसी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एनसीए को कहा गया कि उस अकाउंट में जमा कराएं। यानी जो पैसे मलिक रियाज से जब्त हो गए थे, हुकूमत पाकिस्तान को बिलोंग करते थे, वो पैसे मलिक रियाज के ही अकाउंट में चले गए, उनकी जेब में वापस चले गए। तो इसीलिए लीगल फिटर्निटी में काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। अब तो मामला एक अदालत ने फैसला दे दिया है, इसके बाद ये मामला जाएगा हाई कोर्ट में और फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कुरम में दोनों फरीकैन के दरमियान जरगे में मुआहदे के बाद अमन फिलहाल तो कायम हो गया है, और मुआहदे के मुताबिक शिकवार अमल दरामद भी जो है वो इस पर शुरू हो चुका है। सूबाई हुकूमत की तरफ से कुरम में क़याम अमन के 22 नुकाती एजेंडे के मुताबिक इलाके में बनाए गए बंकर्स ख़त्म करने और लोगों के पास मौजूद भारी असला जमा कराने का सिलसिला जारी है, और अब तक दोनों जानिब से 10 के करीब बंकर्स को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अमन मुआहदे की नाकामी और इलाके में अमन की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बंकर की मसमारी और इलाके में अद्वियात और अशियाए ज़रूरत की फराहमी के सिलसिले में भी
काफ़ी खलल आया था। दूसरी जानिब मंदूरी नामी इलाके में ज़िला कुरम के इलाका बगन के मुतासरीन का एहतजाज भी जारी है। मुतासरीन के मुताबिक बगन पर शरपसंदों की जानिब से हमलों के दौरान उनके घरों और दुकानों को नजरातिश किया गया। सूबाई हुकूमत ने उनके नुकसानात के अजाले के लिए 90% सर्वे भी मुकम्मल कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सूबाई हुकूमत का किरदार रहा उससे खासी तनकीद का निशाना बनाना पड़ा कि एक तरफ कुरम में हालात ऐसे थे और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो थी वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च में मसरूफ़ थी और उसके बाद भी इतना वक्त गुजर चुका है, लेकिन कुरम में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अभी तक उस तरह से बेहतर नहीं हो सकी जिस तरह से बेहतर होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा आदिल शाह ज़ेब, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।